सन 1487 में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने 2 जासूसों को ईस्ट अफ्रीका के रास्ते इजिप्ट से होते हुए स्थल मार्ग से भारत भेजा था। ये देखने के लिए कि क्या सच में भारत एक अमीर और समृद्ध देश है जिससे व्यापार करने के लिए करोड़ों की लागत लगाकर समुद्री मार्ग खोजने के अभियान को जारी रखना चाहिए। इस समय तक पुर्तगाल के जितने भी नाविक थे वो भारत की खोज में साउथ अफ्रीका के द केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाए थे। इनमें से अधिकतर नाविक कभी वापस ही नहीं लौटे, लेकिन जब जॉन द्वितीय का कैप्टन 1488 में द केप ऑफ गुड होप को टच करके वापस लौटा और उसके दोनों भेजे गए जासूस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो जॉन द्वितीय ने पैसा लगाकर 4 बड़े जहाज तैयार करवाए और फिर 8 जुलाई 1497 को भारत तक ले जाने वाले समुद्री मार्ग को खोजने के लिए ये 4 जहाज निकल पड़े। इन 4 जहाजों पर टोटल 170 लोग थे, जिनका सरदार था वास्को दा गामा। हमें लगता है कि जो काम पुर्तगाल के पिछले सैकड़ों नाविक नहीं कर पाए वो वास्को दा गामा ने कर दिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वास्को दा गामा ने बेशक द केप ऑफ गुड होप को 16 दिसंबर 1497 तक पार कर लिया था, लेकिन उसके आगे उसकी जर्नी आसान नहीं रही। मोजाम्बिक और मोम्बासा में उसे वहां के लोगों ने खदेड़ दिया, लेकिन आगे जाकर मलिंदी में उसे थोड़ी सहायता मिली क्योंकि मलिंदी के लोग मोम्बासा के दुश्मन थे। और यहीं साथ मिला था वास्को दा गामा को एक गुजराती हिंदू का, जो मलिंदी में चीड़, सागौन की लकड़ी और मसालों का व्यापार करने आता रहता था। इस भारतीय व्यापारी का जहाज वास्को दा गामा के जहाज से 3 गुना बड़ा था और इसी जहाज के पीछे पीछे आकर वास्को दा गामा 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचा था। इस बात का उल्लेख वास्को दा गामा की डायरी में देखने को मिलता है और इसके विषय में भारत के वन ऑफ द बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी भी बताते हैं। इस एज को खासकर 15 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी के समय को एज ऑफ डिस्कवरी बोला जाता है और यूरोपियंस ये मानते हैं कि जो पोर्चुगीज डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया थी, ये यूरोपियंस की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत थी। अब इसमें आयरनी ये है कि भारत ऑलरेडी पिछले 3-4 हजार सालों से समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से व्यापार कर रहा था और न केवल वेस्ट में यूरोप से बल्कि ईस्ट में ऑस्ट्रोनेशियंस रीजन में भी भारत का व्यापार चल रहा था। भारत समुद्री यात्रा और समुद्री जहाजों में बहुत पहले ही महारत हासिल कर चुका था। इनफैक्ट 300 बीसी में जब देश में मौर्य साम्राज्य था तो आज ऐसे सबूत देखने को मिले हैं जो एक प्रॉपर नेवल डिपार्टमेंट को प्रूव करते हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो ये इंश्योर करता था कि समुद्री जहाज और समुद्री व्यापार किस तरह से हो। और इस बात की पुष्टि स्वयं रोमन हिस्टोरियन स्ट्रेबो ने अपनी किताब में की है, जहां उन्होंने बताया कि 30 बीसी में जब रोमन्स ने इजिप्ट को एनेक्स कर लिया, इजिप्ट को कंट्रोल कर लिया, तो उनका व्यापार जो है समुद्री मार्ग से भारत से और भी बढ़ गया था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 34 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास की एक एक परत को आपके सामने रखेंगे और जो भी हमारे पास एविडेंस हैं, चाहे वो वैदिक काल के हों या फिर आर्कियोलॉजिकल हों या लिटरेरी प्रमाण हों, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम लिखित प्रमाण की बात करते हैं तो हम सबसे पहले भारत के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेदों की तरफ जाते हैं। और अगर हम वेदों में समुद्री यात्रा और उससे जुड़े हुए तथ्यों को खोजने की कोशिश करें तो हमें प्रथम मंडल के 25वें सूक्त के 7वें मंत्र में बताया गया है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और विमानों के विषय में और समुद्र के पार जाने वाले जहाजों और मार्गों के संदर्भ में ईश्वर ने वेदों में जिन विद्या और हस्त कौशल का वर्णन किया है उसे कुशलता से जानने वाला व्यक्ति ही समुद्र और आकाश का विशेषज्ञ कहलाता है। अब दोस्तों, इसी प्रथम मंडल के 116वें सूक्त में आप जाएंगे और वहां के 5वें मंत्र को पढ़ेंगे तो वहां पर अति दीर्घ नौका यानी कि समुद्र के जहाज का भी वर्णन मिलता है। इस मंत्र में बताया गया है कि राजाओं को चाहिए कि वो समुद्री या आकाशीय मार्ग जहां बीच में कुछ ठहरने का स्थान नहीं होता वहां विमान आदि यानों से ही जावें और जब तक युद्ध में लड़ने वाले वीरों की उचित रक्षा न की जाए तब तक शत्रु से जीता नहीं जा सकता। इसलिए जितनी बड़ी नौका बना सकते हैं उतनी बड़ी बनानी चाहिए। इसके लिए अगर 100 वल्ली यानी कि 100 प्रॉपेलर जितने बड़े फैलाव की भी नाव बनानी पड़े तो बनाई जानी चाहिए। दोस्तों, ऋग्वेद में ही सरस्वती नदी को हिरण्यवर्तनी कहा गया है, मतलब स्वर्ण के मार्ग वाली, और इसी के साथ सिंधु नदी को हिरण्यमयी कहा गया है। तो इन क्षेत्रों में नावों के द्वारा सोने को निकाला जाता था और फिर इसी सोने का जो निर्यात होता था वो समुद्री मार्ग से मिस्र और मेसोपोटामिया को किया जाता था। और 3री शताब्दी के आते आते भारत के लोग साउथ ईस्ट एशिया में जो कोस्टल कंट्रीज हैं और उसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ओसानियन रीजन, वहां पर भी घोड़ों का निर्यात करने लगे थे। इसके सबूत के रूप में 2013 में नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसए की प्रोसीडिंग्स में एक लार्ज जेनेटिक एनालिसिस में यह पाया गया कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, जिनको हम एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं, उनके जीनोम का 11% इंडियन से मैच करता है, जो इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में एक जीन फ्लो हुआ है, जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि आज से करीब 4000 साल पहले भारतीयों का कुछ समूह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था। इसी के साथ दोस्तों, एक स्टडी और हुई थी ऑस्ट्रेलियन डॉग्स डिंगोज पर। Science.org के एक न्यूज आर्टिकल में एक डीएनए स्टडी शेयर की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव डॉग्स हैं, डिंगोज, वो नेटिव नहीं है। वहां पर यह बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में आज से करीब 3 से 4 हजार साल पहले कुछ कुत्ते ऐसे आए थे जो बाहरी लोग आए, अपने साथ वो कुत्ते
लेके आए थे, उन कुत्तों का जो ऑस्ट्रेलियन भेड़ियों से क्रॉस हुआ है वो डिंगोज हैं। अब ये बाहरी लोग कौन थे, तो इन पर भी स्टडी की गई है। तो स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि या तो ये इंडियंस थे या चाइनीज थे या फिर साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो या फिर सुमात्रा से आए हुए लोग थे। तो इससे ये भी संकेत मिलता है कि आज से 3-4 हजार साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, इसमें जो समुद्री यात्राएं थी वो बहुत कॉमन थी। और दोस्तों आप देखिए कि यही कारण है कि जो भारत की संस्कृति रही है वो हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत अच्छे से फैली है। चाहे वो कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो या थाईलैंड हो, हमें हर जगह पर हिंदू सनातन संस्कृति देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय तक हम समुद्री यात्रा में पारंगत हो गए थे। भारत की जो नौसेना थी वो बहुत शक्तिशाली नौसेना थी। चाहे वो मौर्य वंश रहा हो, सातवाहन रहे हो, चोल वंश रहा हो, मराठी साम्राज्य रहा हो, इन सब साम्राज्य के समय, इन सब शासन के समय भारत में नौसेना का विकास बहुत तेजी से हुआ है। और अगर आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा हो तो भारत के इतिहास में चोल वंश की जो नौसेना थी वो सबसे शक्तिशाली नौसेना रही है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चोल वंश के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि चोल वंश के लोग वो पहले लोग थे जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। अब अगर हम वाल्मीकि रामायण देखें तो वहां पर किष्किंधा कांड में 29वें और 30वें श्लोक में जब सुग्रीव जी माता सीता की खोज में वानरों को चारों दिशाओं में भेजते हैं, तो वहां पर यवन द्वीप और सुवर्ण द्वीप, जो कि क्रमशः आपके जावा और सुमात्रा हैं, वहां पर भी वानरों को समुद्री जहाज में भेजते हैं। तो ये लिखित प्रमाण है हमारे सनातन ग्रंथों में, जहां पर हमें समुद्री यात्राओं के बारे में देखने को मिलता है। अब अगर हम लैंग्वेज को देखें, भाषा को देखें, खासकर संस्कृत भाषा को, तो वहां पर जो समुद्री यात्राओं से, समुद्री जहाज से रिलेटेड शब्द मिलते हैं, उनसे भी हमें भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। दोस्तों समुद्री यात्रा और समुद्री जहाजों से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो मुख्यतः उनका डेवलपमेंट पोर्चुगीज ने किया था 16 और 17 सेंचुरीज के अराउंड। लेकिन 16 सेंचुरी के पहले भी हजारों वर्षों से समुद्री यात्राएं होती चली आ रही थी और इस क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश था। इसीलिए आप संस्कृत में भी देखेंगे तो वहां पर समुद्री यात्रा और समुद्री जहाज से रिलेटेड शब्द आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप नेविगेशन शब्द को देखेंगे तो ये संस्कृत के नवगति का ही अपभ्रंश है, जो कि लैटिन में नेविगेशनम कहा जाता था। अब पोर्चुगीज संस्कृत तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने लैटिन से ये सब शब्द डेवलप किए थे, तो लैटिन में नेविगेशनम कहा जाता था। इसी तरह आपकी जो नौका है, नौसेना है या फिर नेवी है, वो भी संस्कृत के नौ से बना है। अब अगर आप शब्दों को देखें तो संस्कृत भाषा में बहुत से शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो समुद्री जहाज के निर्माण और समुद्री यात्रा से जुड़े हुए हैं। जैसे कि समुद्री जहाज में जो लंगर होता है उसको संस्कृत में नौबंधन किलाहा बोलते थे, मतलब जहाज को बांधने वाली कील, या फिर जो हम जिसको सेल बोलते हैं या पाल बोलते हैं, जो कि मास्ट पे बांधी जाती है, उसको संस्कृत में वट वस्त्र बोलते थे, यानी कि वायु का कपड़ा। उसी प्रकार से पतवार को स्थूल भागा कहते थे संस्कृत में। तो संस्कृत के ये शब्द प्रमाण है कि भारत में हजारों वर्षों पहले ही समुद्री यात्रा शुरू हो गई थी। और समुद्री यात्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम कंपास कहते हैं, उसको संस्कृत में दिक सूचक या दिशा सूचक कहते थे। कुछ लोग इसको मत्स्य यंत्र भी कहते थे, क्योंकि इसमें क्या होता था कि इसमें एक छोटी लोहे की एक मछली होती थी जो तेल के बर्तन में तैरती थी और उत्तर की तरफ इशारा करती थी। तो प्राचीन भारतीयों को चुंबक का भी ज्ञान था। इसका प्रमाण हमें कणाद जी की वैशेषिक सूत्र में मिलता है। अगर आप वैशेषिक सूत्र के अध्याय 5 के प्रथम आहनिक के 15वें सूत्र को देखें तो यहाँ पर कणाद जी ने चुंबक का वर्णन किया हुआ है। दोस्तों अब ये तो लिखित प्रमाण है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुस्तकों और वेदों में देखने को मिलता है। और इन सभी प्रमाणों को, इन सभी ज्ञानों को एक किताब और है, युक्तिकल्पतरु, जिसको राजा भोज जी ने 10वीं सदी में लिखा था। एक सिस्टमेटिक ढंग से किताब लिखी थी जिसमें जहाजों के निर्माण की विधियों को उन्होंने संकलित किया था। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरह का जहाज है तो किस तरह की डिजाइन होनी चाहिए, कौन सी लकड़ी को यूज करना चाहिए और किस तरह से हम कंफर्ट दे सकते हैं जहाज में चढ़ने वाले नाविकों को। तो वहां पर अगर आप देखें तो इस किताब में स्वर्ण मंदिर, अग्र मंदिर और मध्य मंदिर नाम के जहाजों का भी वर्णन मिलता है। इसमें जो स्वर्ण मंदिर था, इस प्रकार के जो जहाज थे वो व्यापार के लिए भेजे जाते थे। फिर इसमें जो मध्य मंदिर नाम के जहाज होते थे वो टूरिज्म में यूज होते थे। और फिर जो अग्र मंदिर नाम के जहाज होते थे उनकी डिजाइन इस प्रकार होती थी कि उनको युद्ध में यूज किया जाता था। तो दोस्तों ये वो प्रमाण हो गए जो हमें लिखे हुए मिले हैं। अब हम आर्कियोलॉजिकल प्रमाण की बात करेंगे जो हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल, इन तीनों जगहों पर उत्खनन से ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिन पे हमें जहाज की कलाकृति बनी हुई देखने को मिलती है। हड़प्पा की खुदाई में तो एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें जो जहाज की आकृति दी गई है उसमें मास्ट और सेल दोनों देखने को मिलता है। वहीं मोहनजोदारो में एक ऐसी टेराकोटा की मुहर मिली है जिस पर हमें दिशा बताने वाले पक्षी और नाव का चित्र मिला है। अब अगर आप गुजरात में स्थित लोथल की बात करेंगे तो वहां तो खुदाई में एक पूरा का पूरा बंदरगाह मिला है और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का पहला बंदरगाह है जो 2300 ईसा पूर्व डेवलप
डेवलप किया गया था और ये आज गुजरात के तट पर मंगरोल बंदरगाह के पास स्थित है। इसके अलावा दोस्तों भारत में हजारों वर्षों से विदेशी यात्री आते रहे हैं जो अपने ट्रेवलॉग्स में भारत की विभिन्न चीजों के बारे में बताते हैं और इनमें से कईयों ने भारतीय समुद्री जहाजों का वर्णन भी किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो भारत आए थे तो उन्होंने अपनी किताब में भारत के जो समुद्री जहाज हैं उनकी निर्माण प्रक्रिया के विषय में बताया है। वो बताते हैं कि जो भारत के जहाज थे उनमें दोहरे तख्तों की जुड़ाई होती थी, फिर उनको लोहे की कील से ठोक कर मजबूत किया जाता था और फिर जो सुराख होते थे उनमें एक तरह का गोंद भरा जाता था और ये जहाज इतने बड़े होते थे कि इनमें 300 मल्लाह लगते थे। फिर वहीं जब 15वीं शताब्दी में निकोलो डी कोंटी भारत आए और भारत के विजयनगर साम्राज्य में रुके तो वो बताते हैं कि भारत के जो जहाज थे वो यूरोपियन जहाजों से 2-3 गुना बड़े होते थे। फिर अभी हाल में ही 1811 में एक फ्रेंच ट्रेवलर वॉल्टर साल्विन इंडिया आए और वो अपनी किताब ली हिंदू में लिखते हैं कि प्राचीन काल से ही नावों की निर्माण प्रक्रिया में हिंदू सबसे ज्यादा पारंगत थे और वो आज भी यूरोपियंस को इस विषय में पाठ पढ़ा सकते हैं। और इन्हीं स्किल्स का फायदा उठाते हुए आप देखिए 1736 से 1863 तक अंग्रेजों ने भारतीय कारीगरों से 300 से भी ज्यादा जहाज बनवाए, जिनमें से एशिया नाम का जहाज तो 2000 टन से भी ज्यादा भारी था और उसमें 84 तोपें लगी हुई थीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि समुद्री जहाजों के भी क्षेत्र में भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसका यूरोपियन कॉलोनाइजर्स और यूरोपियन हिस्टोरियंस दमन करना चाहते थे। और तभी सर विलियम डिग्बी जो भारतीयों के हक के लिए लगातार लड़ते रहे और ब्रिटिश सरकार से मांग करते रहे, वो लिखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की क्वीन ने एंशिएंट वर्ल्ड की क्वीन का वध कर दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस एपिसोड के माध्यम से भारत के स्वर्णिम समुद्री इतिहास के बारे में जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करें, परिवारजनों और दोस्तों में वीडियो को जरूर साझा करें। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।